मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं इंतहाई इन्फॉर्मेटिव शो हेल्थ फॉर ऑल मीडिया फोकस चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन इसकी बात थोड़ी कम की जाती है। इसके लिए ये टॉपिक है हार्ट फेलियर का। इसके लिए हमने अपने साथ दो हेल्थ एक्सपर्ट्स को आज यहाँ बुलाया है इसकी मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करने के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं एंड हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हैं। इनका करंटली ताल्लुक है अल-तमश हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं आज के प्रोग्राम के वो हैं, आप सब उनको जानते हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, डॉक्टर गुफरानुल्लाह खान, कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक सर्जन। करंटली इनका ताल्लुक है पटेल हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर पे। तो पहले थोड़ा सा हम असदुल्ला सुमरो साहब से जानने की कोशिश करते हैं हार्ट फेलियर है क्या और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं आम लोगों के लिए, देखने वालों के लिए। सर, हार्ट फेलियर एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। अक्सर जब मरीज़ हमारे पास आते हैं, लेमैन टर्म में ये कॉन्सेप्ट ये बोला जाता है कि फ़लानी साहब की डेथ हो गई, हार्ट फेल हो गया था। क्या ये हार्ट फेलियर वही वाला हार्ट फेलियर है या ये कोई दूसरी टर्म है? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया और असद भट्टी साहब और मीडिया फोकस का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इतने अच्छे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इस इवनिंग पर चुना है। और आपका सवाल है कि हार्ट फेलियर जो लेमेन टर्म। आपकी बात बिल्कुल सही है कि लेमेन के लिए हार्ट फेलियर यही है कि जी हार्ट फेल हो गया। जो भी जिसका अचानक डेथ हो जाता है तो आम आदमी उसको समझता है जी इसका हार्ट फेल हो गया था जी। लेकिन असल में ऐसा नहीं है जी। हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक बीमारी है, पुरानी बीमारी है और बहुत पेचीदा है। और हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और हरकत कल्ब की बंदिश, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप करती हैं, जिसकी वजह से आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि इन तीनों में से कौन सी क्या है। अच्छा। जबकि इंटरेस्टिंगली इन तीनों का मुश्तरका सबब जो है वो दिल की शरियानों की तंगी और बंदिश है। यानी शरियानें बंद हो जाती हैं तो हार्ट अटैक होता है, लेकिन उसमें मरीज़ों को सीने में अचानक शदीद दर्द होता है। उन्हीं मरीज़ों को अगर हार्ट अटैक के साथ दर्द के साथ साथ सांस की तकलीफ़ हो जाए तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो दर्द ज़्यादातर मरीज़ों में हार्ट अटैक की वजह से होता है और हार्ट फेलियर में मरीज़ों को सांस की शिकायत होती है। और हरकत कल्ब की बंदिश, जिसको आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि हार्ट फेल हो गया, उसमें असल में हरकत कल्ब यानी हार्ट की जो हरकत है वो अचानक बंद हो जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से मरीज़ों का सांस और पल्स दोनों जो हैं वो बंद हो जाती हैं और मरीज़ बेहोश हो जाता है। तो ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हार्ट फेलियर में ये होता है कि मरीज़ों को सांस की शिकायत होती है। शुरुआत में मरीज़ों को चलने में सांस होती है, रुक जाने से ठीक हो जाती है। अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए तो फिर वो मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते नौबत इस तरह से आती है कि बैठे बैठे या लेटे लेटे, और अक्सर लोगों को रात को सोते हुए सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है, सीधा नहीं सो सकते। तो इसलिए हार्ट फेलियर के मरीज़ अक्सर रात को बैठ के गुजारा करते हैं या पूरी रात कुर्सी पर बैठ के या गर्दन को इस तरह से झुका के और नींद करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए बैठते हैं फिर सोते हैं, तो सारी रात उनकी जो है कि इज़्तिराब के आलम में। कुछ लोगों को खांसी होती है, कुछ लोगों के पाँव पर सूजन आ जाती है। तो ऐसे मरीज़ों की जब हम तशख़ीस करते हैं, और उस तशख़ीस के लिए सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड ये कोई आम उससे नहीं होता, उसके लिए सबसे पहले हम बेसिक टेस्ट के अलावा हार्ट का इकोकार्डियोग्राम करके हम पता करते हैं कि हार्ट फेलियर की वजह क्या है और किस किस्म का हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर की दो किस्में हैं। एक में हार्ट कमज़ोर होके हार्ट बढ़ जाता है अक्सर, जिसको हम हार्ट फेलियर विद सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं।
दूसरे मरीज़ों में हार्ट मसल जो है वो थिक हो जाता है, जिसको हम डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। अच्छा, दोनों के अलामात एक जैसे होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट और तशखीस के मैनेजमेंट तौर डिफरेंट तरीके थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा जी, ठीक है। डॉक्टर गुफरान साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि सर ने काफ़ी अच्छा हमें एक्सप्लेन कर दिया, दोनों टर्मिनोलॉजीज को काफ़ी डिफरेंस करके बता दिया कि हार्ट फेलियर क्या है। इसकी थोड़ी सी कॉजेज, वजूहात पे आप थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, दिल जो है ना, वैसे हर एक को पता है कि बड़ा एक आज़ाए रईसा में आता है, और इसका मेन फंक्शन है कि सारी बॉडी के जो है ना वो हर आर्गन्स को, हर जगह को खून की सप्लाई देता है। तो ये इसका एक पंपिंग फंक्शन होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड जो इसके अंदर आता है वो पहले ये दिल फिल होता है, फिल होने के बाद ये पंप करता है। तो जैसे डॉक्टर असद साहब ने बताया कि दिल के फिल होने में प्रॉब्लम हो तो भी उसमें हार्ट फेलियर की तरफ वो मरीज़ जा सकता है, अगर पंपिंग में प्रॉब्लम हो तो भी जा सकता है। तो ये हार्ट फेलियर की जो, अब इसकी वजूहात देखें, दिल की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो दिल क्या है, वो कहते हैं कि वो दिल एक वो ऐसा आर्गन है जिसके अंदर मसल्स हैं, दिल की सप्लाई के लिए दिल की अपनी आर्टरीज़ हैं, और इसके अंदर वाल्व्स हैं। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। किसी भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो इनमें, अगर दिल के मसल्स वीक हो जाएं फिर भी हार्ट फेलियर हो सकता है। दिल के वाल्व में बीमारी हो जाए, उसकी वजह से जो नतायज होंगे वो भी हार्ट फेलियर की तरफ ले जाएंगे। और अगर शरियानों में ब्लॉकेज होगी है, जिसकी वजह से मल्टीपल हार्ट अटैक होने से दिल कमज़ोर हो जाए, तो उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये इसकी वजूहात में, कोई भी दिल की बीमारी, उसका फाइनल इंजाम यही हो सकता है कि हार्ट फेलियर के। अगर कोई इंसान है जिसको एस्थमा की शिकायत हो, या कोई इंसान इस बीमारी को और एस्थमा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर नहीं है, ये आपको हार्ट की वजह से मसला हो रहा है? थोड़ी सी ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। और एक तो डॉक्टर साहब ने हार्ट की अहमियत के हवाले से, हम उसको कहते हैं कि हार्ट इज़ द किंग ऑफ ऑर्गन्स, जी, तमाम अज़ा का बादशाह है। और दूसरा डॉक्टर साहब ने मेंशन किया इटियोलॉजी के हवाले से, तो मैं उसमें एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सवाए कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में थोड़ा सा, तो कॉमनेस्ट काज जो है वो हार्ट फेलियर का, वो दिल की शरियानों की बंदिश जो है वो, जिसको डॉक्टर साहब आगे डिस्कस करेंगे, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी। और अब आते हैं, आपका सवाल है कि क्योंकि ये एक पर्टिनेंट सवाल है, और इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ों को जिनको भी सांस की शिकायत होती है तो वो सबसे पहले पल्मोनोलॉजी के पास जाते हैं, फैमिली फिजिशियन के पास चले जाते हैं। अगर शदीद नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, तो फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं जी। अगर शिद्दत के साथ सांस की तकलीफ होती है तो वो डायरेक्ट इमरजेंसी में चले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली दोनों जगह, चाहे शिद्दत की वजह से सांस हो, चाहे माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम के साथ कम्युनिटी फैमिली फिजिशियन के पास सांस हो, तो हमारे पास जो इमरजेंसी में या फैमिली फिजिशियन के पास लिमिटेड वसाइल्स होते हैं। और चुनाचे हार्ट फेलियर की कम्युनिटी लेवल पर और पब्लिक में अवेयरनेस कम है, तो सबसे पहले डॉक्टर भी, मरीज़ भी, और यही चाहता है कि उसको दमा है, दमे की शिकायत है। और जब भी दमे की बात आती है तो हर आदमी उसको समझता है कि दमा मीन्स के फेफड़ों की वजह से। और चुनाचे ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो सिगरेट और तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये समझते हैं सिगरेट और तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से दमे की शिकायत है। तो इसलिए ज़्यादातर जो फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, चाहे फैमिली फिजिशियन चाहे इमरजेंसी के डॉक्टर्स, वो उसको दमा समझ के और इलाज करते हैं, स्टीरॉयड्स देते हैं, अनलेस के तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाए और मरीज़ को अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाए। जब मरीज़ दाखिल होता है तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी निगलेक्ट हो जाता है। तो अक्सर इमरजेंसी से जो मरीज़ दाखिल होते हैं वो भी फिर पल्मोनोलॉजी के अंडर में दाखिल हो जाते हैं कि जी एक्सासर्बेशन ऑफ ब्रोंकल अस्थमा है, और वो डिस्चार्ज भी इसी तरह से हो जाते हैं इनहेलर्स के ऊपर। हमारे पास जब पहुंचते हैं अनफॉर्चुनेटली तो बहुत लेट हो चुकी होती है अक्सर मरीज़ों में, और लेट होने की वजह से जो फिर इलाज होता है, तशखीस और इलाज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, और उसमें से कई मरीज़ जो हैं वो लाइलाज हो जाते हैं।
अच्छा, इसमें डिफरेंशिएट करना कि किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। सबसे पहले तो जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनमें पहले से कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम स्टेज ए हार्ट फेलियर कहते हैं। यानी ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, या पुराने अमराज कल्ब होते हैं, दिल के वेल्स ख़राब होते हैं, पैदाइशी बीमारियां होती हैं, या दिल की शरीयानों की बीमारियां, पुराना हार्ट अटैक हुआ होता है, तो उनमें पहले से हार्ट के प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा। अब ऐसे मरीज़ जिनको पहले से हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन उनमें अलामात नहीं होते हैं, तो उसको हम स्टेज ए और स्टेज बी हार्ट फेलियर कहते हैं। तो वो मख्फी होते हैं, अलामात नहीं होते हैं। जब सांस होता है तो उसको हम कहते हैं स्टेज सी हार्ट फेलियर उसको कहते हैं। ठीक है। तो स्टेज सी वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो फिर डॉक्टरों के पास आते हैं। तो अगर फिजिशियन क्लिनिशियन एक्सपीरियंस है और उसने हार्ट फेलियर के मरीज़ों को देखा है, तो मरीज़ की हिस्ट्री, जो आजकल हमारे नौजवान डॉक्टर ज़्यादातर मरीज़ों से बात नहीं करते, मरीज़ों को नहीं सुनते, मरीज़ों को थारोली एग्जामिन नहीं करते, तो उस वजह से वो मिस हो जाते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि अगर फिजिशियन अपनी विजडम, एक आर्ट, क्योंकि मेडिसिन एक आर्ट है और साइंस भी, अपनी नॉलेज को यूज़ करे तो ज़्यादातर मरीज़ों में हार्ट फेलियर क्लिनिकली डायग्नोज हो जाता है। और COPD के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पुरानी खांसी होती है, ज़्यादातर मरीज़ों को खांसी, बलगम, पुरानी खांसी, पुराना बलगम होता है और उनको पता होता है ज़्यादातर मरीज़ों को कि उन्हें पुरानी खांसी, लेकिन उसके बावजूद भी क्लिनिकली बहुत सारे मरीज़ हैं जो मिस डायग्नोज होते हैं, लेकिन इको करने के बाद या बायोकेमिकल मार्कर्स प्रो-BNP करने के बाद हम डायग्नोसिस को इस्टाब्लिश कर लेते हैं। लेकिन चुनांचे आम अस्पतालों में ये इको और प्रो-BNP अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए मिस डायग्नोज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास पेशेंट आपको खुद बताएगा, आपको खुद हिस्ट्री लेना आपकी बेसिक जी हाँ, मरीज पेशेंट आपको खुद ही इस बात की इंडिकेट करेगा। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं सर। मैनेजमेंट के हमारे पास स्टेप्स होते हैं, पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो सर हम डॉक्टर गुफरान साहब आपसे मैं पूछूंगी कि मैनेजमेंट में आपका पहला स्टेप कैसे, आप क्या डायग्नोसिस के लिए पहले सबसे पहले आप क्या टेस्ट वगैरह करवाते हैं या कोई ऐसे मार्कर्स जो जिनसे आप हार्ट फेलियर का लगाते हैं? देखिए, मेरे ख्याल है ये तो क्वेश्चन डॉक्टर से सब बेहतर जवाब देंगे, लेकिन पहली चीज़ ये है कि कोई भी बीमारी, जब भी कोई क्लिनिशियन डॉक्टर के पास मरीज़ आता है, तो पहली चीज़ है तशख़ीस बीमारी की। एक तो होती है सस्पिशन कि वो बीमारी हिस्ट्री ऐसे दे रहा है और उसके अंडरलाइंग कंडीशन ऐसी हैं जिसको आप उसकी तरफ ले जाते हैं कि भाई ये पेशेंट जो है ना बीमारी की इस स्टेज पे आ रहा है, मेरे पास हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं और मोस्ट लाइकली हो सकता है ये काज हो, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करना है कि क्यों है। अब जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे कॉमन काज ये है कि जो शरीयानों की बीमारी होती है, जिसे हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, वो सबसे कॉमनेस्ट काज है हार्ट फेलियर का। तो हमें पहले डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करनी है। ये सवाल मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, इसका जवाब डॉक्टर असद साहब मेरे फ़ौरन बाद देंगे। तो असद साहब मेरा ख्याल इसको तशख़ीस वाले हिस्से को ये बता दें। डॉक्टर असदुल्लाह की तरफ चलते हैं। देखें, हार्ट फेलियर की तशख़ीस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि आम प्रैक्टिस में चाहे फैमिली फिजिशियंस हों, चाहे इंटरनल मेडिसिन के फिजिशियंस हों या जनरल कार्डियोलॉजिस्ट हों, हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये अस्थमा है या हार्ट फेलियर, और उसके बेस पर ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर देते हैं। और मरीज़ जब सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है तो हम उसी को ही फिर उसी पर छोड़ देते हैं, आगे उसकी तशख़ीस यानी डायग्नोसिस। जब डायग्नोसिस की बात आती है तो सबसे पहले, क्योंकि डायग्नोस करना उसके लिए एक तो मरीज़ की हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि 90% अगर क्लिनिशियन फिजिशियन एक्सपीरियंस है तो मरीज़ की हिस्ट्री एंड थारो फिजिकल एग्जामिनेशन से ज़्यादातर क्लिनिकली हम हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस कर लेते हैं। एटलीस्ट मैं कर लेता हूँ और लिख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद बेसिक रूटीन के ब्लड टेस्ट होते हैं और इकोकार्डियोग्राम होता है, ECG है, एक्सरे है। इसमें कोई इतना ज़्यादा
हाईटेक या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसकी डायग्नोसिस को इसको इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाए। जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक वही है, रूटीन की जो चीज़ें होती हैं। अब जैसे ईसीजी है सपोज करके कि अब ईसीजी सबसे ज़्यादा इमराज कल में सबसे ज़्यादा टेस्ट के लिहाज से सबसे ज़्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा मिस इंटरप्रेट भी हो जाती है। लेकिन हार्ट फेलियर में ये है कि ज़्यादातर मरीज़ों में मोर देन 90% मरीज़ों में ईसीजी एबनॉर्मल होती है, और सबसे ज़्यादा एबनॉर्मलिटी जो होती है वो उसमें या तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है पेशेंट्स में, या फिर मरीज़ों में पुराने इन्फॉक्शन की वजह से। कुछ मरीज़ों में डॉक्यूमेंटेड होता है, कुछ मरीज़ों में साइलेंट इन्फॉक्शन होता है, ओल्ड एज है, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उसमें क्यूएस बनी हुई होती है। तो अक्सर मरीज़ों में यानी मोर देन 90% मरीज़ों में ईसीजी एबनॉर्मल होती है। अब आते हैं एक्सरे में भी अक्सर डॉक्टर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ों में शुरुआत में हार्ट साइज़ नॉर्मल होती है, तो हम सिर्फ हार्ट साइज़ को देख के समझते हैं कि ये तो दमे की बीमारी है, रेस्पिरेटरी, और ये उसकी वजह से है। क्योंकि हार्ट को बढ़ने में, जिसको मैं टाइगर हार्ट और एलिफेंट हार्ट के नाम से देता हूँ, क्योंकि हार्ट बढ़ना जो है उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जुदा हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हार्ट बढ़ता नहीं है, और कुछ ऐसी हार्ट फेलियर की वजूहत होती हैं जिनमें शुरुआत से ही मरीज़ को पहली दफ़ा देखते हैं तो हाथी की तरह बड़ा हार्ट होता है, वो तो आसानी से डायग्नोज हो जाता है, हर आदमी पिकअप करके एकदम से इको की तरफ भेज देता है या उसमें। लेकिन हार्ट उसमें जहाँ हार्ट छोटा है वहाँ डायग्नोज, तो वहाँ जो है वो डायग्नोज करना, तो उसमें यही है कि दो चीज़ें आसान हैं और सस्ती हैं। हर मरीज़ को कार्डियक एमआरआई की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर मरीज़ को कोरोनरी एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेसिक ये है कि इकोकार्डियोग्राम सबसे आसान है और हर जगह अवेलेबल है, और इको आपको, और जहाँ आपको इको, क्योंकि कुछ मरीज़ों में इको भी आपको धोखा दे देता है कि अगर वेल्स नहीं है, और कभी कभार 3 वेसल डिजीज़, मल्टीवेसल डिजीज़ मरीज़ों को होती है, लेकिन एजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व होता है या माइल्डली इम्पेयर्ड होता है, तो उसमें धोखा खा जाते हैं। अच्छा। तो इको के बाद फिर बायोकेमिकल मार्कर्स, रूटीन के ब्लड टेस्ट के अलावा प्रो बीएनपी जो है वो सबसे ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं उनके बेस पर ज़्यादातर मरीज़ों में 95% मरीज़ों में हार्ट फेलियर की तशखीस हो जाती है, और पता चल जाता है कि हार्ट फेलियर किस किस्म का है, कौन सी स्टेज है हार्ट फेलियर की, क्योंकि हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। हार्ट की कमज़ोरी की वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के साथ जैसे आपके पास भी कोई मरीज़ आते होंगे, सर्जरी करने में आपको कोई दिक्कत पेश आती है? अगर जैसे बाईपास सर्जरी है या वेल रिप्लेसमेंट या और भी सर्जरीज होती हैं कार्डियक सर्जरी में, आपको उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं? देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और ये जो है ना आजकल के मरीज़ हमारे पास स्टेज पे आते हैं। अच्छा। रीज़न इसका ये है कि एडवांस स्टेज ऑफ ये बीमारी में अक्सर हमारे मुल्क में जो भी बीमारी होती है एडवांस स्टेज पे जाके पेशेंट अपने हेल्प लेता है डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि शुरू की स्टेजेस में वो बिलीव नहीं करते। जब तक वो बिल्कुल मजबूर नहीं हो जाते तब तक वो पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो एडवांस स्टेज में आ रहे हैं, आपके वो पता है कि उनको शरीयानों की बीमारी हुई है, लेकिन बीमारी ऐसी स्टेज में है कि दिल को उसने बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। अब इस सूरत में ज़्यादातर डॉक्टर जो है ना, जो सर्जन, वो इस पे घबराते हैं हाथ डालने से कि इसमें हम जो है ना अगर हम ऑपरेट करेंगे तो उसमें हाई रिस्क है कि पेशेंट में नॉट सर्वाइव नहीं करेगा ऑपरेशन, हाई मोर्टेलिटी होगी। ये या कई दफ़ा ये होता है कि वेल्व की बीमारी के साथ आ रहा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेल्व होता है माइट्रल वाल्व, वो लीकेज है और परसिस्टेंटली हार्ट जो है ना फंक्शन ऐसा ऐसा कम हो रहा है। जिस स्टेज पे उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था वो नहीं गया, और उसके बाद अब आ रहा है उसका हार्ट वीक हो गया। अब क्या करना चाहिए? देखिए ये जो है ना हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट, हम बड़ी बड़ी बातें जब करते हैं तो हम हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, हम डिवाइस थेरेपी की तरफ जाते हैं, यानी कि मशीनें लगा दी, उससे हार्ट को सपोर्ट दे दी। उससे पहले भी कुछ स्टेप्स हैं जो किए जा सकते हैं। जैसे एक सिनेरियो जो आपने अभी हम मेरे सामने पेश किया, उसमें है कि पेशेंट को शरीयानों की बीमारी है, दिल कमज़ोर है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये पेशेंट क्या इस बाईपास सर्जरी से इसको बेनिफिट पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना एक अलग एक साइंस है।
इनको हम मल्टीपल टेस्ट हैं जिनके लिए थैलियम टेस्ट है, एक स्कैन करा के वायबिलिटी, यानी हार्ट के अंदर पट्टों में जान है नहीं, वैसे काम नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है उसमें ज़िंदगी की रमक हो, ज़िंदगी है, मसल में जान है। स्ट्रेस इको करके भी कर सकते हैं या MRI के ज़रिए मालूमात ले सकते हैं। तो ये जो मालूमात ऐसे पेशेंट में लेना पहले ज़रूरी है, ताकि आप ये इस्टेब्लिश करें कि अगर हम इसे ऑपरेट करेंगे तो इस पेशेंट के चांसेस हैं कि ये इम्प्रूव हो जाएगा, इसका इजेक्शन फ्रैक्शन यानी कि इसकी पंपिंग एबिलिटी हार्ट की वो भी बेहतर हो जाएगी। तो ऐसे टेस्ट करने के बाद हम इस सर्जरी की तरफ जाते हैं। इस तरह के बेशुमार मैंने ऑपरेशन किए और मरीज़ों को ज़्यादातर को फ़ायदा पहुँचता है। और हमने ये भी देखा है कि उसके बाद इनका इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट का जो पैरामीटर होता है ना, पंपिंग की एबिलिटी, वो इम्प्रूव भी हो जाती है और सिम्टम्स भी बेहतर हो जाती हैं। एंड ये ट्रायल्स में प्रूवन है, बहुत सारे ट्रायल्स हो चुके हैं जिसमें ऐसे पेशेंट को मेडिकली ट्रीट किया गया, फिर सर्जरी भी की गया, आधे मरीजों को सर्जरी की तरफ ले गया, आधे को उसकी तरफ मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखा। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के रिजल्ट ट्वाइस 2.5 टाइम्स बेटर है, सर्वाइवल ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह माइटल वाल्व की प्रॉब्लम है, तो ये जो वाल्व माइटल वाल्व की बीमारी है आती है जिसमें लीकेज की वजह से दिल कमज़ोर होता है, उसमें एक साइंटिस्ट हैं सर्जन, वो मिशिगन, एन आर्बर मिशिगन में रहते हैं, तो वो उसने एक सर्जरी पॉपुलराइज़ की थी कि वो माइटल वाल्व को बिल्कुल नैरो करके उसे कॉम्पिटेंट बना देता था, तो लीकेज रुक जाती थी, जिससे जो ना हार्ट वापस अपनी शेप में आना शुरू हो जाता है। इस बीमारी के इसमें सर्जरी के इनिशियल रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन बाद में इसमें फेलियर रेट ज़्यादा हुआ, तो जिसकी वजह से आजकल ये इतनी पॉपुलर नहीं रही। तो आपकी बात का जवाब यही है, आई थिंक बिफोर गोइंग फॉर एडवांस थेरेपी वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ पेशेंट, बिकॉज इनको हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एडवांस ट्रीटमेंट, हार्ट ट्रांसप्लांट और ये डिवाइस थेरेपी यानी मशीन लगाना, एलवेड लगाना, ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल है आपकी बात का पार्शली आंसर मिल चुका है। अच्छा, ठीक है जी, बिल्कुल। असदुल्लाह सुमी साहब, मुझे आपसे ये सवाल करने की, जैसे सर ने हमें बताया कि ये तो हमारा बड़ा आलमी है कि इतनी एडवांसमेंट लाइफ में आजकल हमारे पास हो गई है, हमारे पास गैजेट्स तो मौजूद है लेकिन एडवांस थेरेपीज़, एडवांस ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसके लिए कोई मेडिकल मैनेजमेंट का कोई तरीका है कि यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए किसी दवाई से, किसी चीज़ से, जो यहाँ के मरीज़ हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको किसी तरीके से उनके सिम्टम्स को मिनिमाइज़ किया जा सके, उन्हें थोड़ा वो फ़ायदा पहुँचाया जा सके, कोई ऐसा तरीका है? जी बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं और बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए कि जैसे डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हार्ट फेलियर जो सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर होता है वो स्टेज सी और स्टेज डी हार्ट फेलियर होते हैं। स्टेज डी जो है वो एडवांस हार्ट फेलियर है। ये जितनी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो स्टेज सी वाले मरीजों में होता है। ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि स्टेज सी और स्टेज सी और डी के दरमियान में भी एक स्टेज आती है जिसको ट्रांजिशनल फेज शब्द है, कि जिसमें फैसला करना, डायग्नोस करना मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है कि मरीज़ स्टेज डी में पहुंच चुका है या स्टेज डी की तरफ जा रहा है, जिसको ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जहाँ भी होता है वो स्टेज सी वाले हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं। स्टेज सी में डी नोवो हार्ट फेलियर होता है या फिर क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है, क्रॉनिक जिसमें बार बार मरीजों के अस्पताल में दाखिले की नौबत आती है। स्टेज डी वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको एडवांस थेरापी की ज़रूरत पड़ती है, और एडवांस थेरापी ना तो हमारे पास पूरे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ना एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ों की तशखीस के लिए, डायग्नोसिस, ना उनकी मैनेजमेंट के लिए, ना कोई एडवांस हार्ट फेलियर सेंटर है कि जहां पर एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए उनकी तशखीस होके और उनको एडवांस थेरापी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट एडवांस हार्ट फेलियर, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया। एडवांस हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस एक क्राइटेरिया में वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि उनको दवाएं असर नहीं करती हैं। हालांकि डायूरेटिक, इंट्रावीनस डायूरेटिक, आयोनोट्रोप्स वो उनको असर नहीं करती हैं। तो वो जिन पर दवाएं असर नहीं करती हैं तो उस वक्त हमें डाउट होता है कि अब ये मरीज़ जो है वो एडवांस स्टेज की तरफ जा रहे हैं।
तो एडवांस स्टेज में जब मरीज़ जाता है तो उसके लिए 3 चीज़ें, 3 किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती है। नंबर 1 जो है वो मैकेनिकल सर्कुलेटरी डिवाइस, एलवेट वगैरह कहते हैं। दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट, और तीसरा जिनको ये दोनों अवेलेबल नहीं होती या दोनों के लिए कैंडिडेट नहीं होते, या ये दोनों हो चुकी होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं, तो फिर पैलिएटिव थेरापी एंड एंड ऑफ लाइफ जो है वो केयर में, हॉस्पिस वगैरह में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए मैंने एक ये छोटा सा आपके लिए स्लाइड बनाया है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए न्यूक्लियर कंट्री है माशाल्लाह, न्यूक्लियर के लिहाज से तो हम हीरो हैं, हमारा मुल्क जो है वो हीरो है कि हमारे पास न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये एक कड़वा सच है कि हमारे मुल्क में अभी तक एक भी हार्ट ट्रांसप्लांट करने का कैपेबल ना तो सेंटर है, ना किसी पेशेंट, हार्ट फेलियर के पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिसकी गवाही डॉक्टर साहब जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब सर्जन है, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं यहाँ पर नया हूँ, तो लिहाजा जो है वो डॉक्टर साहब उसकी तस्दीक कर सकते हैं कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट की फील्ड में वाकई ज़ीरो हैं या उसमें भी हीरो हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमारे पाकिस्तानियों ने कि जहाँ किसी ज़माने में दिल जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इग्लू का बॉक्स जो है वो बर्फ़ में डाल के और हार्ट को ट्रांसप्लांट करते थे, डोनर हार्ट को। अब हमारे पाकिस्तानी साइंसदान ने जो अमेरिका में, उन्होंने पिग का हार्ट जो है वो सूअर के हार्ट को जेनेटिकली मॉडिफाई करके और पहली दफ़ा हिस्ट्री में इंसान के हार्ट में उसका तजर्बा किया, और अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि तजर्बा नाकाम गया और उस पर कोशिशें जारी हैं। तो लिहाजा हम पीछे नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम हार्ट ट्रांसप्लांट के हवाले से ज़ीरो। सर्जरी की तरफ अगर हम बात करें तो एडवांस हमारे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट ऐसा मौजूद नहीं है, तो हम पाकिस्तान में रहते हुए आप सर कैसे फिर मैनेज करते हैं पेशेंट्स को, स्टेज डी के पेशेंट जिनका मेडिकल मैनेजमेंट तो फेल कर चुका है, आप क्या करते हैं? देखिए, मेडिकल मैनेजमेंट भी यहाँ जब आपने कर ली, उसके बाद आप ऑब्वियसली एडवांस थेरेपी की ज़रूरत है। यहाँ एडवांस थेरेपी अवेलेबल नहीं है, तो आप पैलिएटिव केयर ही ज़्यादा इनकी करेंगे। यहाँ इवन हमारे पास वो भी अवेलेबल नहीं है, जैसे एलवेट लगा देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें रिवर्सिबल हार्ट डिजीज़ है, कोई रिवर्सिबल काज है, उसमें एलवेट लगाएंगे तो वो होता है, उसको सपोर्ट करते हैं टिल ही रिकवर्स। ये तो पेशेंट सर्वाइव कर जाएंगे इस तरह के पेशेंट, कि उनको कोई ऐसी बीमारी की वजूहत ऐसी हैं जो वो रिवर्सिबल है, एक महीने में, चंद हफ्ते में वो खुद ही सही हो जाएगी। तो उसको अगर हम सपोर्ट कर लें तो उसके लिए हमारे पास जो कुछ डिवाइसेस हैं, जिनमें हम इंट्रायोटिक बलून पंप या एक्मो डिवाइस कहते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो एडवांस थेरेपी, एम्पेलर थेरेपी, टेंडम हार्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। इस वजह से इनको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और हमारे यहाँ जो बरसगीर के शोरा में से एक इंडिया के शायर थे, यूपी में रहते थे, जौनपुर एक जगह, तो उन्होंने बहुत पिछले एक सदी में प्रेडिक्ट किया था कि ये हार्ट ट्रांसप्लांट जो है ना एक वायबल फील्ड है। उनका शेर है कि मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल संभाल रखना, ये किसी की है अमानत, मेरे साथ जल ना जाए। तो उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि हार्ट जो है ना संभाल के रखा जाए तो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये बहुत ही वायबल ऑपरेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार्ट ट्रांसप्लांट के डोनर शॉर्टेज की वजह से ये ऑपरेशन कभी भी ज़्यादा लोगों को ऑफ़र नहीं किया जा सकता। तो अब जो है ना हमारे पास ऑप्शन है ज़्यादा, जो है ना मशीनों पे दारोमदार हो गया है। अब क्या मशीनें एडवांस से एडवांस हो रही हैं। अब ऐसी मशीनें आ रही हैं, जैसे हार्टमेट मशीन की एग्जांपल है कि ये लोग इसे एज ए डेस्टिनेशन थेरेपी यूज़ करते हैं। डेस्टिनेशन थेरेपी का मतलब आपने पेशेंट ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता या ट्रांसप्लांट है ही नहीं आपके पास, अवेलेबल नहीं है, आप वो मशीन लगा दें और टिल द टाइम ही लिव्स द मशीन विल कंटिन्यू वर्किंग फॉर इट। तो ये इस तरह की अब डेवलपमेंट हो गई है। ये मशीनें इस तरह की हैं कि वो टोटल हार्ट को भी सपोर्ट करती हैं या हाफ हार्ट जैसे लेफ़्ट हार्ट को भी सपोर्ट करती हैं। तो ये हार्टमेट डिवाइस है जो कि एज ए डेस्टिनेशन थेरेपी अब अप्रूव्ड हो चुकी है, ट्रायल्स में प्रूवन है, ये यूज़ की जा सकती है।
हमारे पाकिस्तान में एक पेशेंट है जो बाहर से ये डिवाइस लगवा के आया, अभी तक यहाँ उसकी डिवाइस सही काम कर रही है एंड ही इज़ लिविंग ऑन दैट डिवाइस। मेरे ख्याल हमारा फ्यूचर शायद यही होगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं लेकिन डोनर शॉर्टेज है, हार्ट नहीं मिल रहा, तो हमारी डिपेंडेंस है मोर और मोर मशीन्स पे होगी। अब ये कॉस्ट अगर कम हो जाए तो ये थेरेपी यहाँ पाकिस्तान में भी आ सकती है। सर, अब हमारे मीडिया फोकस के नाजरीन को अपने टॉपिक के हवाले से कोई एक पैगाम छोटा सा देना चाहें तो प्लीज़। मीडिया फोकस के प्लेटफॉर्म से हमने आवाम के लिए ये एक डिक्लेरेशन जारी किया है कि हमारे मुल्क में एडवांस थेरापी के लिए एडवांस थेरापीज़ की सहूलतें नहीं हैं और इस मीडिया फोरम के हवाले से जो हुकूमती ज़रा हैं उन्हें इस चीज़ को ज़ेर गौर लाना चाहिए कि हमारे मुल्क में एक नेटवर्क ऑफ हार्ट फेलियर क्लिनिक, हार्ट फेलियर प्रोग्राम, ताकि जब ये हार्ट फेलियर क्लिनिक और हार्ट फेलियर प्रोग्राम्स अस्पतालों में होगा तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट और मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट के लिए दरवाज़े खुलेंगे, इंडस्ट्री आएगी, कोई इन्वेस्ट करेगा। और तो मीडिया फोकस को ये क्रेडिट जाता है आज कि एटलीस्ट हमने इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि इस चीज़ पर कुछ होना चाहिए। थैंक यू सर। डॉक्टर गुफरान साहब, आपसे एक हम मैसेज लेना चाहेंगे, लेकिन आपको हमें एक शेर सुनाना पड़ेगा। एक शेर ये सुना देता हूँ, इसी गज़ल का शेर है, बहुत अच्छे शेर है। लोग होते हैं जो ट्रांसप्लांट के इंतज़ार में है, तो लेकिन वो ट्रांसप्लांट के इंतज़ार में तबीयत बिगड़ती रहती है, तो कुछ लोगों को वो मशीन के ज़रिए सपोर्ट करते हैं टिल द टाइम के वो ट्रांसप्लांट उनको अवेलेबल होता है, तो वो ऑपरेशन कराते हैं। तो बाहर के मुल्कों में जहाँ इस्टेब्लिश प्रोग्राम है वहाँ ये होते हैं। तो उनके लिए शेर है कि मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। तो आने की खुशी किस चीज़ की है? ट्रांसप्लांट आर्गन की। और दिल पे हाथ रखा क्या जाता है किस तरीके से? मशीनों के ज़रिए। तो मशीनें वो हैं जो दिल को संभाल के रखते हैं उस वक्त तक कि जब तक ट्रांसप्लांट अवेलेबल हो। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा एक पैगाम ये देना चाहूँगा, शेर तो आपको सुना दी है, उसमें ये है कि देखिए मैं एक स्टेप बैकवर्ड जाऊँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे लोग जो है ना इस बीमारी की नौबत ही ना आने दें। क्यों ना हम अपनी बीमारी को कंट्रोल करें उस स्टेज पे, या अपने आप को प्रिवेंट करें कि हार्ट अटैक हो ही ना। शरीयानों की बीमारी इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हार्ट फेलियर। आप उसको कंट्रोल करें, शुगर को बेहतर करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, हार्ट अटैक मत होने दें, बार बार हार्ट अटैक नहीं होंगे, हार्ट फेलियर नहीं होगा। तो ये जो स्टेप है अगर हम ये कर लें तो हम अगर 50% भी काबू पा लेते हैं तो हमारे रिसोर्सेज यूटिलाइज, क्योंकि हमारे पास कंट्री में रिसोर्सेज नहीं है एडवांस थेरेपी के लिए, क्योंकि हमारे लोग जो है ना एक कॉमन इन्फेक्शस डिजीज़ बीमारियों से मर रहे हैं। हमारे पास वो उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। हमें चाहिए कि हम एक स्टेप बैकवर्ड जाके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर दें। तो ये बड़ा ज़रूरी पैगाम है। मैं चाहूँगा लोगों को इसको इस पे ऊपर तवज्जो दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हार्ट अटैक के जो चीज़ें हार्ट अटैक के मूजिब बन रही हैं, जिनकी वजह से हो रहा है, उसको कंट्रोल करें ताकि आपको हार्ट अटैक ना हो। ठीक है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमें चाहिए कि पहले हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो ये सारी बीमारियां कॉज करवा रही हैं, जो वजह बन रही है इन सब चीज़ों की। तो माशाल्लाह दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर असदुल्ला सुमर साहब आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर गुफरान साहब हम आपका, हमारे लिए आपने टाइम निकाला अपने प्रेशियस टाइम में से, और हमारे नाजरीन को इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने आज बताई हैं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, और दवाइयाँ अपनी जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की टाइम से उन्हें लेते रहिए, डॉक्टर का विज़िट करते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।